हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो अपना क्वार्टर रिजल्ट है जो अनाउंस किया है उसमें इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ के आया है और रिवेन्यू भी 6% से बढ़ के ही आया है। तो रिलायंस ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उसका जो ऑयल रिफाइनरी वाला जो बिजनेस है, जो उनका कोर बिजनेस था पहले, वहाँ पे प्रॉफिट्स कम होते हुए दिखी है, रेवेन्यू भी कम होता हुआ दिखा है। तो देखिए, हम ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इसका ओवरऑल एक शेयर का दाम 2700 रुपये है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर उसका ऑयल मार्केटिंग कंपनी और बाकी के जितने भी वेंचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। जहाँ पे रिलायंस धीरे धीरे अपने बाकी की जितनी कंपनीज है उसे रिटेल मार्केट में या धीरे अपनी जो कंपनियां हैं उसे शेयर मार्केट में लिस्ट कर रहा है, ताकि वो मार्केट से और भी पैसा उठा के मार्केट में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे बना करके वो अपना ज़्यादातर प्रॉफिट जनरेट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अब का में एक तो ऑयल रिफाइनरी का हो गया, और एक जियो जो कि बहुत ही टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके वजह ये दो जगह से इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। और जो एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है वो लिस्टेड है, अगर वो लिस्टेड नहीं होता तो वो भी RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट था, लेकिन अब वो अलग से लिस्टेड है, जिसका क्वार्टर रिजल्ट वो भी बहुत अच्छा है। 600 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, रेवेन्यू भी बढ़ गया है। तो जियो फाइनेंशियल्स भी प्रॉफिट में है, बट जियो फाइनेंशियल्स अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही फाइनेंस करने में और उन्हीं की कंपनियों में जो इनका बिजनेस है वहीं तक अभी फिक्स है। हालांकि ब्लैक रॉक में इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स लेके बैठी हैं। ये आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इस समय इसका जो 350 रुपये का शेयर चल रहा है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये ऑन ग्राउंड म्यूचुअल फंड सेलिंग करेंगे, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तब ये जाकर के अपने फेयर प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा। देखिए, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बोनस इशू आने वाला है उसके लिए 28 अक्टूबर, ये जो 28 अक्टूबर 2024 की डेट है, ये रिकॉर्ड डेट एज अ फिक्स किया गया है। आप 28 अक्टूबर से पहले रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो आपको एक शेयर पे एक शेयर बोनस के तौर पे दिया जाएगा। हालांकि वहीं से ये जो शेयर प्राइस है वो भी आपको 50% डाउन देखने को मिलेगा जब भी आपको बोनस क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर आप बोनस इशू का फायदा लेना चाहते हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये शेयर 31-3200 रुपये तक गया था। अगर हाई के प्राइस से देखा जाए तो वहां से 40 रुपये तक ये कम हो चुका है। तो इस वक्त आपको मतलब फायदा ही होगा एक तरीके से, लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा ये होता है ना, इस तरह के कंपनीज के शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म जितना रखेंगे वहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा। मतलब लास्ट इन्होंने बोनस दिया था 2017 में। अब 2017 में जिसके पास भी ये शेयर होगा उस समय इस शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 800-700 रुपये के आसपास होगी। वहाँ से उसे 3 टाइम का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है कि शेयर का वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा भी हो गया है। और किसी के पास 100 शेयर होंगे तो उसे 100 शेयर मतलब फ्री में भी मिल रहा है। तो एक जो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं लार्ज कैप कंपनियों में, तो वहाँ ये फायदा आपको जरूर देखने को मिलता है। हालांकि रिलायंस ने इससे पहले 2011 या 12 में भी बोनस दिया था और 2007 में दिया था। वैसे अगर देखा जाए 1989 से अभी तक कंपनी 9 बार बोनस दे चुकी है। तो किसी ने 30 साल का अगर बहुत लंबे टाइम से शेयर्स को होल्ड किया होगा तो उसके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़बरदस्त जो रिटर्न है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसका कई गुना हो चुका होगा। तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा देता है। लेकिन अब रह गई आगे फ्यूचर की बात, तो रिलायंस के पास 2045 तक के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, 2045 तक के प्रोजेक्ट्स और उस समय तक के जैसे हाइड्रोजन ईंधन की बात चलती है, रिलायंस के जो पेट्रोल पाइपलाइंस हैं, रिलायंस की जो फॉसिल फ्यूल पे ताकत है, और जितना ये डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये सब देखते हुए इनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक और दिक्कत आ रही है कि रिलायंस की जियो को टक्कर देने के लिए स्टारलिंक आ रहा है, जो कि एलन मस्क का एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है थ्रू द सैटेलाइट। अब यहाँ ये दिक्कत आ रही है कि मार्केट में ये हाइप चल रही है कि एलन मस्क को एंट्री नहीं दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलायंस के साथ थोड़ा अच्छा ही रिलेशन है, जिसके वजह से वो नहीं चाहते कि ये बिजनेस खराब हो, नया प्लेयर मार्केट में आए। लेकिन देखिए, अगर एज अ पॉलिटिकल व्यू देखा जाए तो मे भी हो सकता है, लेकिन आप टेक्निकल देखें तो स्टारलिंक का जो कोर बिजनेस है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से हमें नेटवर्क, इंटरनेट, 6G 5G 4G ये सब चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट सैटेलाइट से करेंगे। और इस वक्त हम जो ये फैसिलिटीज़ ले पाते हैं ना, ये होता है जो हमारे आसपास आप देखते होंगे टावर्स लगे होते हैं। सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का एक टावर होता है जिसमें से सारे सिग्नल्स वो स्प्रेड होते हैं, जिससे हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई के थ्रू कैच करते हैं और हम यूज़ करते हैं।
लेकिन स्टारलिंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू, जैसे हम घर में D2H चलाते हैं, हमारी टीवी चलती है, जैसे टाटा स्काई हो गई, वीडियोकॉन हो गया, एयरटेल डिजिटल है, इस तरह की चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होती है। तो उसी तरह हर डिवाइस, हर चीज़ डायरेक्ट सैटेलाइट से रहेगा, तो उसमें एक बेनिफिट हमें एज अ यूज़र तो ये कि हमारी नेटवर्क स्पीड बढ़ जाएगी, हमें किसी एरिया में नेटवर्क कंजेक्शन नहीं रहेगा। हम चाहे पहाड़ों पे हैं, चाहे रेगिस्तान में हो आप, चाहे किसी भी बीहड़ एरिया में हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, आप कहीं टूरिज्म पे जा रहे हैं जहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सैटेलाइट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप देश में, दुनिया में कहीं पे भी रहें, आपको नेटवर्क अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं है। जैसे व्हाट्सएप है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती थी तो गवर्नमेंट को मतलब व्हाट्सएप के डाटा रिकवर करने में, व्हाट्सएप के कोई ऑफिसेज नहीं है, ब्रांचेज नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ टावर है, टावर को देखने वाले जियो, एयरटेल, वोडा जैसी कंपनियां हैं, इनके ऑफिसेज हैं, इनके ब्रांचेज हैं, पुलिस वहाँ जा सकती है, गवर्नमेंट जाती है, उनसे डाटा रिसीव कर सकती है। लेकिन स्टारलिंक ऐसा है कि अगर उसके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो यूएसए में बैठे बैठे ही पूरे इंडिया को ऑपरेट कर लेगा। तो इस तरह के हार्ड डाटा को उनके हाथ में प्रोवाइड करना, अपने इतने सारा यूजर बेस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन देना, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। और वहीं पे जियो ने अपने लास्ट जो मीटिंग हुई वहाँ पे खुद आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिन्होंने ही जियो का कॉन्सेप्ट लाया था और उन्होंने ही इस पे ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि इंडिया जैसे देश के इतने बड़े पॉपुलेशन के पब्लिक का जो डाटा है वो एक इंडियन कंपनी के हाथ में रहे। ये एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि आप किसी प्राइवेट बाहर के कंपनी को, फॉरेन कंपनी को ऑथराइज करेंगे तो आपके देश का जो डाटा है, जो पब्लिक का जो डेटा है, वो बाहर के कंट्री के हाथ में जाए। इससे अच्छा आप देश की कंट्री में रखें और उसे आप भी रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी इस पे रेगुलेशन ला सकती है, गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, गवर्नमेंट डाटा फिल्टर कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें डाटा के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे हमें जो मार्केट में एक बात चल रही है कि स्टारलिंक के आने से जियो बर्बाद हो जाएगा या जियो का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, एयरटेल वेयरटेल कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं। पहले भी एलन मस्क ने स्टारलिंक के साथ साथ अपने टेस्ला जो कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गाड़ी बनाते हैं, उसका भी काफ़ी ट्राई किया कि इंडिया में मैं भेजूँ, इस इंडिया में अपनी गाड़ियों का सप्लाई दूं और इंडिया में मेरा बहुत अच्छा कारोबार चले। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे, ग्लोबलाइजेशन है, हम मना तो नहीं कर सकते किसी को कि आप हमारे देश में मत आइए या बिजनेस मत कीजिए, लेकिन एक ऑफर रख दिया कि आप गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे, उसमें हमने 100% कस्टम ड्यूटी है। अगर आपकी 30 लाख की कार है तो वो 60 लाख की पड़ेगी, तो ऑब्वियसली कोई बात है, कोई नहीं लेगा। यहाँ टाटा और महिंद्रा काफ़ी हैं ये सब करने के लिए। तो उसे कहा कि अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया में तो आप यहाँ आइए, यहाँ प्लांट लगाइए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कीजिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हमारा मटेरियल यूज़ कीजिए और आप फिर यहाँ गाड़ी बेच सकते हैं। तो इस वजह से एलन मस्क थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। अब स्टारलिंक पे बात आई है तो देखिए क्या होता है। वैसे ये भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से धरा का धरा रहेगा जब तक वो अप्रूवल मिलेगा एलन मस्क को, जब तक वो ग्राउंड पे आएंगे उनको अप्रूव, तब तक तो रिलायंस, मुझे लग रहा है वो खुद का ही सैटेलाइट भेज देगा आने वाले 2 साल में। मतलब रिलायंस के दिमाग में आ गया है कि भाई हमें भी इस कॉन्सेप्ट में जाना है, टावर वाला सिस्टम हटाओ, 6G आएगा, 7G आएगा, अब इस पे काम करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसी इन्फॉर्मेशन का था कि अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है तो उसे बेचने की गलती ना करें। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया और अच्छा इनकम जनरेट करने वाला एक लार्ज कैप शेयर है और टाइम टू टाइम बोनस दे रहा है, डिविडेंड देता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे रखें और जो मार्केट में एक पैनिक बनता है उससे आप बच के चले। न्यूज़ेज आते रहती हैं आप, लेकिन उस पर सही डाटा पे आप फॉलो करें। तो आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं कुछ दिन में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ अच्छी डिटेलिंग के साथ, व्यूज़ के साथ आपको दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा कहीं बाहर आया हूँ किसी प्रॉब्लम्स में, तो दोस्तों मैं बस जैसे आपको टाइम मिलता है मेरे को, मैं आपके लिए